ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक, रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केन्द्रे से बातचीत। वामन केन्द्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केन्द्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक, थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है, पद्मश्री वामन केन्द्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है। जी। इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे जी, उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड़ आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं। फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं। तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा जी जी जी, कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है। जी, आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था? रेडियो था। मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में 5वीं क्लास में थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर। जी, सुंदर नाम है। हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है, पानपट्टी पे खासकर। अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला। तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़कर सुनते थे। वाह। और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं। वाह। तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है। पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं। पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था। मेरा बचपन तो उसी में गया। तो पिता काश्तकार थे? पिता मेरे यहाँ किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है। अभी भी मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है। जी जी। तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है। जी जी। मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट
कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है। जी जी। तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते आप, एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था जी, उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी। मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे। यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी। और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में, जी जी, एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक 22 पतरे की शेड था। हाँ, तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं, बकरियां हैं, वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते। सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग जी, जिसको तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में आती है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से, एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर, पंछी, ये सारा का सारा माहौल वो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है जी। वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, बिल्कुल वर्तूर से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है। बिल्कुल। तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था जी, मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था, खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरी सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा
है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है। क्या बात है। गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं। यस। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसी ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो ते से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर, उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए। नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड कहते हैं। बहुरूढ़ जी, जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है जी, नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है।
तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनेक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से अभिनय सादरीकरण है ये जी। तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनेक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है, मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी ने ओढ़ी हुई शाल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोंच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत। बड़ी बड़ी मूछें, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग। यस। और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे हैं और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें। क्या बात। मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरड़वाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी। तो वो पंचक्रोशी जो है, वहां एक 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे। वहां एक तरीके का, आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को, तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा, या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे, जैसे कव्वालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था। ओहो, पूरी रात। और पूरा एक उस गांव की जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है। बचपन में याद हो गए थे भारूड? बहुत सारी भारूड। मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस। अरे वाह। तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो भारूड वाले तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी नींद ना आवे,
हम रंगे, छुप गई वो गुलनार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, छुप गई वो गुलनार, जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को, जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी। लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया, अपने गांव से दूर जाके माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से 7वीं तक पढ़ लिया मैंने जी, और फिर 8वीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था, एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में 3-4 बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड़ जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में हैं, तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो 8वीं से फिर मैं बीड़ जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया। जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा जी। एक नई दुनिया खुली, एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है। पूरे जिले के गांव में 3-4 कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना। तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4, 4,500, 5,000 स्टूडेंट थे। ओहो। दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड़ शहर में, बलबीम कॉलेज। मैं पढ़ा हूं नवगण महाविद्यालय में, वहां एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर
उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट, तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है। बहुत सही बात है। उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजी नगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, 5 जिलों का, जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो, जी। तो वो और भी बढ़ गया, वहां यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है। 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगे, इतने सारे डिपार्टमेंट और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है जी। कई सारे कॉलेजेस थे वहां। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है एकदम। तो ये ऐसा वो माहौल था जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे, आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। जब आप बीड़ शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहां सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना, देखने, सुनने और समझने का? नहीं, क्योंकि बीड़ नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था, वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो 2-3 सिनेमा हॉल थे,
तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी 2-3 महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो 5 आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे। वाह वाह, कुछ फिल्में याद हैं? बहुत शुरुआती तौर पर देखी? याद है, इतनी सारी फिल्में याद है। जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान दारा सिंह के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में 5-6 सिनेमा तो देख ही लेते थे। कितना रोमांचक था ये, बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना। वाह वाह, वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में, अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे पे चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था जी, तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया। जी जी, क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था, तभी से वो शुरुआत हुआ था। तब तो आपने एक्टिंग भी की थी? तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी। लड़की बने थे? लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया। तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया। जी, तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला। बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे? हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड़ ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका, और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहाँ जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है। जी, सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, 2-3 साल गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और 2.5 अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, मैं नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया, और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। जी जी। तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया, और वहां 1 साल
ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया है वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था। तैयारी करके जाना है मुझे, कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा। वाह, ये मन में तय किया था और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली जी। अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थे कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं। क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहाँ तक कि यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे थे। आपने बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी, मुगले आजम देखी। वाह, मुगले आजम का गाना, मुगले आजम का गाना सुनते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। क्या बात है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था? बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था जी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि मैं तो लीडर था,
जी। तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी, तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था। इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया। क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए। नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक करते। जी, गैदरिंग का मामला उसके था। बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए जी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था, तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस, मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का जी। वो जुलूस के शहर भर में शो किए। वाह। अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में 1-2 नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा जी। जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सब से जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में बीड़ में ही समझ गया। वाह वाह। फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे, तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। ओ। तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था, मैं स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राब्ता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं, वहां दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है, और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है, और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया, और मुझे देखते ही अविनाश डोळस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन जी, वो पढ़ाने आते थे, तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया, और मैं वो रोल निभाया, और उसके 10-15 शो हमने किए। वाह। तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर की हैसियत से या एक एक्टर की हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा रामराज्य येतय। ओहो। रुकिए रामराज आ रहा है। हाँ। ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे, तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है। उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया, और उस थांबा रामराज्य ते बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक। वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा।
वो पीटर ब्रूक ने देखा। गजब गजब। हाँ, और पीटर ब्रूक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अरे हाँ, तो अचानक पीटर ब्रूक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा अरे बाप रे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबिलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा जी। फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया। पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला, जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहाँ किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया। जी, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। क्या बात है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है, तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति
उस परीक्षा में दर्ज की, जी। वो कैसे हुआ? एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था जी। एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के जी। वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे। और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल जी। नाट्य शास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। जी, जी। मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं जब तक यहाँ रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए? तो मैंने तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया तो दूसरे दिन 2 पढ़ना। वाह वाह वाह। और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली। जी। समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे। हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था, मराठी के भी। ये सारा पढ़ने का मौका मिला। तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लेके गए। एक सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी। अब फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेचा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली पैसे पे इतने पैसे फेंकते थे। वाह। एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपए का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के पेट में लगा। हाँ, पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई। अरे बाप। उसके बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है। मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर काकू, हम उनको काकू बोलते थे। तो उन्होंने 100 रुपए का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था। हाँ। अब वो 100 रुपया तो बहुत हो गया हमारे लिए, एक आदमी के लिए, 1 साल के लिए जी। उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया। मॉडल भी साथ में लेके गया। फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है और सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारन जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारन जी, जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ। तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे। वाह, क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहाँ एक गाना सुनना है। यार रहमान का लगाइए। ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं, दिल से।
चाहत में वो सहराओं से गुजरे, वो वक्त दिल 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 थे, वो दिल थे दिल 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 थे। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते रहते हैं। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजरते रहते। दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से रे, दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 दिल से। और चलते हैं अफसाने, किरदार भी मिलते हैं, वो रिश्ते दिल 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 के, वो दिल थे दिल 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 के। गम दिल के पर चुलबुले हैं, पानी के ये बुलबुले हैं, बुझते हैं बनते रहते हैं। गम दिल के पर चुलबुले हैं, पानी के ये बुलबुले हैं, बुझते हैं बनते रहते हैं। दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, जिया 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 ना जिया, दिल से रे दिल से दिल से रे दिल से दिल से रे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। उजाले उनकी यादों के।